Welcome back, Nazreen. Thank you so much for joining us in Islamic Finance and Mortgages and Properties. हमारे साथ आपको पहले इंट्रोडक्शन कराया था, हमारे साथ दो बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं। एक हमारे पास बिजनेसमैन हैं अदनान जमील, और दूसरे साहब जो हैं वो सलमान बख्श हैं, जो कि मोर्गेजेस के अंदर स्पेशलाइज करते हैं। आपकी कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो फाइनेंशियली, जो के ऊपर आप एक इस्लामिक व्यू पॉइंट चाहते हैं, तो आप ज़रूर फ़ोन करें, और we'd be more than happy to give you a general advice. और obviously as you can appreciate, general advice ही दे सकते हैं हम लोग. Without looking at your paperwork and so on and so forth, they would not be able to give you precise advice. लेकिन उसके लिए हमारे पास हल भी है, आप अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं. And I'm sure कि Salman and Adnan will certainly get back to you straight after the show, where they can actually help you with that as well. अच्छा, हाँ, तो पहले हम लोग अब कॉल पे चलते हैं, फिर उसके बाद हम आप आगे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मसूद है, मोहम्मद मसूद। जी मसूद साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं हेस्टन हंसलो से बोल रहा हूँ। अच्छा, हंसलो से, जी जी हुक्म। हाँ जी, मेरा बस ये एक क्वेरी थी, मुझे पूछना था कि ये जो हमारी हलाल प्रोडक्ट्स हैं या हलाल फाइनेंसेस है, आर दे मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू जो कन्वेंशनल मॉर्गेजेस हैं? वेरी गुड क्वेश्चन जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये सलमान आप ही आंसर करेंगे? Sorry, if you could just repeat, Masood साहब, your question. उन्होंने ये कहा कि आर इस्लामिक फाइनेंस मॉर्गेजेस जो प्रोडक्ट्स हैं, आर दे मोर एक्सपेंसिव देन द कन्वेंशनल? जी जी, well, thank you very much for that question. Yes, now this is a question जो मेरे से बहुत दफ़ा सवाल किया गया है कम्युनिटी में। मैं इसका आंसर इस तरह कह सकते हैं कि देखें, अगर आप इस्लामिक फाइनेंस को कंपेयर कर रहे हैं हाई स्ट्रीट बैंक के साथ, जो कि कोई बार्कलेज या नेटवेस्ट या नेशन वाइड होगा, तो देन इट माइट लुक कि ये मोर एक्सपेंसिव है। मगर हमें जो मेन चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किसी और स्पेशलिस्ट बैंक के साथ या स्पेशलिस्ट फाइनेंस के साथ, तो देन इट माइट नॉट लुक एक्सपेंसिव। बट इन लेमैन टर्म्स मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इट्स नॉट द चीपेस्ट, और उसकी रीज़न पीछे ये है कि जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि ये हलाल है या क्यों है, इसका जो सोर्स होता है मनी का, जो इस्लामिक बैंक होता है वो किसी और बैंक से पैसे नहीं ले सकता या बैंक ऑफ इंग्लैंड से पैसे नहीं ले सकता और कस्टमर्स को नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ रिबा और इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस वजह से अगर लॉयड्स कोई पैसा आपको दे रहा है 1.5%, तो उनको बैंक ऑफ इंग्लैंड से फॉर एग्जांपल 0.25% पे मिल रहा है, तो देन दे स्टिल अर्निंग अ प्रॉफिट मार्जिन। इस्लामिक बैंक्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आपको इस तरह इतनी चीप रेट्स प्रोवाइड करें जो कि हाई स्ट्रीट बैंक प्रोवाइड करता है, क्योंकि द मनी हैज़ टू बी कमिंग फ्रॉम अ हलाल सोर्स। ठीक है जी, वो अगर हलाल नहीं है तो फिर वो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इस्लामिक फाइनेंस है? तो इट आई गेस अगर आप इस तरह कंपेयर कर रहे हैं हाई स्ट्रीट बैंक के साथ, तो यू माइट से कि आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा होगा। बट अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं कोई स्पेशलिस्ट बैंक्स के साथ जो होते हैं पैरागॉन प्रिसाइज टाइप के, तो देन यू विल थिंक कि इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट इज़ इन पार विद द स्पेशलिस्ट बैंक्स। तो ये किस तरह आप उसको देख रहे हैं उस इस्लामिक फाइनेंस को, दैट डिपेंड्स ऑन। जी, एक तो ऑब्वियसली बात है, फंडिंग की बात है कि कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, और दैट हैज़ टू बी विद इन देयर ओन पैरामीटर्स, जो इस्लामिक पैरामीटर्स हैं। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी है, वो बिकॉज देयर इज़ नॉट दैट मेनी पीपल यूजिंग द, जितनी लोग यूज़ करेंगे फॉर इंस्टेंस, और ये इसीलिए हम लोग ये शो भी कर रहे हैं to encourage people to start using Islamic finance. The more you use it, the more the product is used, the cheaper it becomes. It's just how economics works. It's a niche product, bilkul Ali, you pointed us in the right direction, and I think so yearly jo amount of people who are taking Islamic finance, percentage wise as compared to a conventional percentage, it is very less. In fact, if you're only talking about the Muslim population, usme bhi, I don't know if I'm not wrong, 15% or 10-15% of people actually look towards taking Islamic finance. So even the whole Muslim community जो है पूरी, वो भी नहीं utilize कर रही Islamic finance को अभी तक। ठीक, very interesting. Thank you very much जी. I hope that answers your question. जी, next call पे चलते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आपका नाम क्या है? Sorry, what's your name? Ahmed Hassan. Sorry, I didn't catch that. Sorry, I do apologize.
लाइन से नहीं है। आई एम सॉरी, आपकी कॉल ब्रेक हो रही है। आप अगर दोबारा कॉल कर ले तो दैट वुड बी फैंटास्टिक। सो इफ यू कैन कॉल अस बैक अगेन बिकॉज योर कॉल इज ब्रेकिंग। यहाँ बल्कि टेलीकॉम का हमारे पास बंदा भी बैठा हुआ है। लो जी अदनान साहब, की होया थे कि कॉल क्यों ब्रेक हुई है? कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, सिग्नल का प्रॉब्लम। हाँ, सिग्नल का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग आंसर्स। थैंक यू सो मच सलमान एंड अदनान। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताएं कि देयर आर लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट्स। ये लोग पूछ रहे हैं, क्रेडिट रिपोर्ट भी एक चीज़ है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए क्रेडिट के अंदर तो आपके लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड सो ऑन सो फोर्थ वो कॉन्फिस्केट तो नहीं होते, लेकिन पीपल आर लेस रिलक्टेंट टू लेंड टू यू। Presumably that's why we have financial advisors. आप उसके अंदर थोड़ा सा एडवाइस बिल्कुल अली, थैंक यू। वेरी बहुत ही रेलेवेंट सवाल है आपका। देखिए, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ देम। पहली बात तो ये है कि अगर कोई आपको मसला नज़र आ जाए अपने क्रेडिट रिपोर्ट पे तो हमें डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि क्रेडिट रिपोर्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है जी, अच्छा, इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये इट्स नॉट सम साइंस जो किसी को पता नहीं हो। यस, देयर आर सम लिटिल बिट ऑफ फ्यू टिप्स दैट यू हैव टू फॉलो ताकि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट अच्छी हो। एंड ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी की पेमेंट मिस हो जाती है, सिंपल सी एक बात है जो सब मेरे ख्याल से लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी कार्ड पेमेंट या लोन पेमेंट, कोई भी चीज़ मिस हो जाए, कार इंस्टॉलमेंट है, तो उसको अगर आप विद इन द मंथ पे ऑफ कर दें या विद इन 15 डेज देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम, तो फिर वो इट डजंट शो अप ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट एज अ लेट पेमेंट। सो फॉर एग्जांपल गलती हो गई है, ठीक है जी, वो डायरेक्ट डेबिट कैंसिल हो गया, कुछ भी हो गया, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो पेमेंट फ़ौरन कर दें। ठीक है जी, डोंट लीव इट। वो जब व्हेन इट ऑब्वियसली क्रॉसेस अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है जी, देन इट इज़ रिपोर्टेड to and I think if it's repeating itself, then it becomes permanent. Then it's a problematic. It's giving a bad image to any lender who looks at you कि भाई आप क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मेन चीज़ ये है कि yes, keep up with your payments, and then the other thing is if there is the score is low, there are ways, and ये then the financial advisors जो भी हैं, and that's where people like you come into action। जहाँ पर एक तो एडवाइस भी हम लोग कर सकते हैं, ऑब्वियसली एडवाइस भी कर सकते हैं सलमान, उसके अलावा आपको बता भी सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। माइट बी लिटिल बिट ऑफ अ प्रोसेस एज वेल, टाइम लग सकता है। सलमान ने भी बात की छोटी छोटी टिप्स की। एक दफ़ा अगर आपकी कोई पेमेंट मिस होती है, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में वो शो हो जाता है, लेकिन आप पिछले 11 महीने 12 महीने आप लगातार पेमेंट करते रहे, आपकी गाड़ी की होगी, आपके क्रेडिट कार्ड हो गया, आप एक और काम कर सकते हैं कि जो आपका लेंडर है, बैंक है या जो भी है, अगर आप पिछले 12 महीने में उनको देते रहे, उनको एक फ़ोन करें, उनको एक ईमेल लिखें कि भाई गलती से मेरी मिस हो गई है, क्रेडिट रिपोर्ट में शो कर रही है, एंड दे विल बी एबल टू रिमूव इट इफ़ यू टॉक टू देम नाइसली। But if you are a serial offender, how long does it stay on your credit report for? देखें जी, it will stay there for 6 years। अच्छा, 6 years, एक छोटी सी गलती 6 साल तक रहेगी। डिफॉल्ट्स और जो CCJs होते हैं ये 6 years तक तो डेफिनेटली दे डू शो अप, unless they are once they are settled they still show। अच्छा, if it's not settled then it will carry on? No, after 6 years is the time, so anything within 6 years does show on your credit report। Right, okay, so even though if it's not settled, it'll still 6 years का time limit होता है generally on credit reports to show anything that has happened। All right, okay, that's actually quite interesting as well। That's very very interesting। But जी avoid it। Basically ये main चीज़ ये है कि जी don't get into that situation। Also banks जो हैं, you must keep in mind they are very reluctant to look at people who have missed mortgage payments। तो mortgage payments को जो है हमेशा बहुत seriously, इसलिए बार-बार priority, हाँ, बहुत priority रखनी चाहिए। It's a very serious thing and it's looked very badly upon। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा सलमान, पहले हम लोग कॉल पे चलते हैं, फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। जी नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हसन है जी। हसन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी जी हसन, हुक्म करें आप। मेरा सलमान से सवाल है जी, सलमान बख्श साहब से। जी जी मैं सर ये पूछना था कि अगर एक इस्लामिक लोन अगर कोई लेना चाहे ऑन अ बाय टू लेट बेसिस पे, तो व्हाट्स द प्रोसेस फॉर इफ द बोरोइंग एंटिटी इज अ कंपनी, इज इट वेरी डिफिकल्ट और इज इट इजी कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल लोन? इसमें अगर थोड़ी गाइडेंस कर दें।
सलमान, थैंक यू। थैंक यू हसन फॉर आपके सवाल के लिए। एज फार एज ये बात है अबाउट बाय टू लेट फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस ऑन लिमिटेड कंपनी नेम, बाय टू लेट फाइनेंस ऑन अ लिमिटेड कंपनी नेम इज आई गेस द प्रोसेस इज similar as far as difficulty is concerned. ये नहीं कि product same है, but process is similar to a normal buy to let. And I think so main important चीज़ें ये होती हैं कि buy to let product में कि the question could be whether you are a home owner or not, ठीक है जी। And जैसे दूसरी mortgages में sometimes there are 5% deposits available, buy to let minimum समझें कि again not giving advice, but generally starts around the 20% deposit mark, and depending on the rental of the property. This is for Islamic and conventional. Exactly, both में. Islamic also is 20% for the buy to on let. the buy to let. And actually on a residential basis, it's also 20%. Yes, for Islamic finance. For Islamic finance. और ये है कि limited company में ये है कि it's not it's fine. मतलब Islamic finance is available on limited company. एंड उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. इट विल बी अ सिमिलर प्रोसीजर टू गेटिंग अ बाय टू लेट फाइनेंस फ्रॉम द बैंक. बट ये कि देयर इज नो एक्स्ट्रा सर लिमिटेड कंपनी के अंदर ये होता होगा कि दे ऑब्वियसली नीड टू चेक आउट द डायरेक्टर्स who the directors are, so it becomes kind of like the same sort of thing except they're doing it on a it's the same thing. देखिए जो डायरेक्टर होता है उसको पीजी देनी पड़ती है, ठीक है, पर्सनल गारंटी, ठीक है जी. पर्सनल गारंटी आपने देनी है, बट प्रोसीजर वही है कि जी मिनिमम इनकम होगी. अब मिनिमम इनकम कुड बी एनीथिंग 20,000 से 25,000 के दरमियान. ऑब्वियसली क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट एवरीथिंग, तो डायरेक्टर के चेक्स होंगे जैसे नॉर्मल बाय टू लेट में एक नॉर्मल एप्लीकेंट के चेक्स होते हैं, वही चीज़ डायरेक्टर के चेक्स होंगे, टू पुट इट सिंपल. और लिमिटेड कंपनी के लिए यू हैव टू सबमिट द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर लास्ट 2 years मिनिमम. बट लिमिटेड कंपनी बाय टू लेट में ये है कि मैं आप सबके लिए बता दूं कि लिमिटेड कंपनी बाय टू लेट पे एक पर्टिकुलर कोड होता है जो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर देगा कि वो ये कोड डिस्प्ले होना चाहिए कंपनीज हाउस में, देन द बैंक विल लैंड. एंड दूसरी बात ये, इवन इफ इट्स अ ब्रांड न्यू कंपनी, द बैंक बेसिकली हैज़ नो ऑब्जेक्शन विद इट. तो इवन अगर कंपनी जो आज किसी ने बनाई है और वो बाकी सारे क्राइटेरिया या कंडीशंस को मीट कर रहा है, इनकम, क्रेडिट एक्सेट्रा, तो वो ले सकते हैं लिमिटेड कंपनी पे फाइनेंस. आई होप दैट आंसर्स यू. I hope, again, like I said, it's a very general sort of advice, or if you wanted further advice, please leave your telephone number behind and I'm sure Salman will get in touch with you. Acha, thank you so much for your call, ji. Thank you. Acha, Salman, Adnan, procedure, transaction, किस तरह होता है, क्या होता है, especially from an Islamic point of view, Islamic mortgages point of view, from the time you give an offer to what happens next, to what happens and what kind of documentation would you need and so on and so forth. तो आप ज़रा इसका process जो है from the time of offer to the time of exchange क्या होता है बीच में? Thank you, very good question. With my experience मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग आते हैं and sometimes they फर्स्ट टाइम बायर्स खास तौर पे, दे आर बेसिकली क्वाइट पजल्ड कि हमें अब करना क्या है. बल्कि ऑफर देने के पास भी जब वो जाते हैं उसके बाद क्या होगा, जब व्हेन दे गो टू द एस्टेट एजेंट, तो बाद आप उन्होंने एग्रीमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल दे दिया, उनका ऑफर एक्सेप्ट हो गया, देन दे कम टू द बैंक और द फाइनेंशियल एडवाइजर. अगर वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो always better to go to an independent financial advisor. Yeah, I think so. Could be क्योंकि उनके ऑप्शन ज़्यादा होते हैं. ऑप्शन ज़्यादा होते हैं. बैंक के पास तो सिर्फ उनके बैंक का ऑप्शन है, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास सारे बैंक्स का ऑप्शन होता है. दैट इज ऑलवेज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द क्लाइंट टू गेट अ बेटर, एब्सोल्युटली, टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रेट. तो ये कि पहली चीज़ तो है कि जी ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद द एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द बैंक. Okay, so you've made the offer is accepted. The estate agent has done a memorandum of sale. Memorandum of sale लेके जो कस्टमर है, he comes to the financial advisor and same simultaneously they have appointed a solicitor also. That's right. ठीक है जी. तो solicitor आपकी डिटेल जो लेके financial advisor के पास आए, financial advisor will then make an Islamic finance application. ठीक है जी. उस application में they will have an interview with them or a fact find. ठीक है जी. 2 hours, 2.5 hour का उनका fact find जो है determines what their expenses are, what their outgoings are and incomings are and so on and so forth. You're basically determining what kind of product would suit them.
डेफिनेटली, बिल्कुल जी। सो और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उनकी पे स्लिप से ऑब्वियसली होता है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट से भी लेते हैं, am I right? हर चीज़ से बिल्कुल बिल होते हैं आपके, इलेक्ट्रिक बिल, आपके जो क्रेडिट कार्ड्स के बिल होते हैं, सो एवरीथिंग कम्स टुगेदर। दैट कम एंड एग्जैक्टली ये चीज़ें सारी रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं क्रेडिट रिपोर्ट में भी, ठीक है। तो क्रेडिट रिपोर्ट भी स्टडी की जाती है, फिर उनके बैंक स्टेटमेंट्स भी स्टडी की जाती हैं, फिर उनके ऑब्वियसली इनकम डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, वो सब स्टडी किया जाता है। बट एंड देयर इज लॉट ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चनिंग दैट हैपेंस विद द कस्टमर, ठीक है। देयर सम एक्सपेंसेस दैट माइट नॉट बी देयर आल्सो, बट ये पूरा फैक्ट फाइंड का जो प्रोसेस है, इसके बाद डिटरमिन होता है कि जी व्हाट इज़ देयर अफोर्डेबिलिटी, क्या प्रोडक्ट उनको सूट करता है, क्या और कौन सा बैंक उनको क्या देगा। क्या दैट्स वेयर यू कम इनटू प्ले, वेयर यू वुड बी एबल टू एडवाइज देम कि यार ये वाला बैंक इन्हें दे देगा, ये वाला बैंक इन्हें दे देगा, और पंजाबी इतना चार्ज करेगा आप, और ये आपके ये चार्जेस हैं, एंड देन यू कैन, ठीक है, ओके। सो बेसिकली एप्लीकेशन के बाद बैंक डिटरमिन किया जा सकता है, प्रोडक्ट डिटरमिन किए जा सकते हैं। वंस द कस्टमर इज़ हैप्पी कि क्या जी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई कि ये ठीक है, हमें सूट करता है, तो फिर वो सबमिट कर दी जाती है बैंक को एप्लीकेशन, एंड देन दैट इज़ वेयर द क्रेडिट सर्च बेसिकली टेक्स प्लेस। बैंक भी देखता है कि जी एप्लीकेंट कौन है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए जाते हैं बेसिकली गोज टू अ अंडरराइटर। जी, दिस इज नाउ द स्टेप, applications been submitted, now the step is कि जी बैंक के underwriters are going to look at the documents, ठीक है जी। Obviously जो हमने उनको information दी है वो उसको cross check करेंगे, ठीक है Absolutely. जी। Now financial advisor के पास फिर questions आते हैं underwriter से, जो हमें customers से फिर पूछने भी होते हैं, and then we have to submit the answers and the findings back to the underwriter, ठीक है जी। तो it's a process, इसमें sometimes because it's manual underwriting with Islamic banks, तो उसमें it can take maybe 2 or 3 times. ये manual एक मिनट, this is actually quite interesting. What do you mean it's manual with the Islamic finance, and with conventional mortgages it's not all देखें जी, इसमें banks में what happens कि the bigger banks have a computer based system, ठीक है जी, जिसमें they have X factors, वो देखते हैं कि meet कर गए, and sometimes not all applications have manual underwriting. But Islamic banks, they're smaller banks, they are niche banks as you mentioned before. So because of the volume, they have manual underwriting. So each application is looked into manually by a human being. Okay, all right, okay, that's actually quite a good thing. It's a, I think so. It's a positive thing because they can understand circumstances क्या थे, and they will take a कि हर चीज़ वो कंप्यूटर के ऊपर व्यू पॉइंट, अफोर्डेबिलिटी पे आ जाएगा कि वो है कि मैं can we quickly jump on a call? आप ये यहाँ ही आप इसको रखें, let's just quickly jump on a call and then we'll take we'll continue this discussion. जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। Hello, अस्सलाम वालेकुम, my name is Amin. I've just been listening to your discussion with interest. जी जी अमीन भाई, where are you calling from first of all? Birmingham. All right, Birmingham. I am actually a trained financial advisor. Okay. And also a trained underwriter. Okay, fantastic, okay? माशाल्लाह। So आप कभी आए? Part of my life, I have done manual underwriting. Okay. And also automated underwriting that the brother was just talking about. Yeah, okay. A couple of things I like to point out for you. Where you've got a council tax bill and where you've got a water bill, you have to make sure that is paid on a monthly basis, and as the brother said, you don't miss any payments. Absolutely. Because if you miss a payment that comes on your credit file, especially the water or utility providers, they mark your credit file. Once your credit file is marked, right, it stays on there for 6 years. But for argument's sake, if I do an electronic underwriting, I can get searches on your bank account and all your background history and everything. If on the form you've said you've got 1 credit card, but I know when I do a search on you, you've got 4 credit cards, and I know all your limits and all your debts, what you got to say to yourself is, do I want to borrow this person this money? Can I trust this person? And that's what happens with us in financial institutions. Whilst we have an electronic system which gives me a pass or a fail, my manual intervention, it will be my gut feeling. I have a mandate, you would follow the mandate, and then us mandate mein jo hai na hamari marzi mein say nah man, I'm not happy with this particular client because look, he's defaulted on his utility bill, he's defaulted on his phone bill, he's missed a payment, he's got this. Nah man, I'm not very happy, and then I would pass it or decline it.
that inshallah give you a little bit more guidance of what the brother just been No, well talking done. about. I mean, that's very kind of you. That's exactly what Salman was saying as well. Thank you so definitely much. agree और with बल्कि your आप अपना number जरूर पीछे छोड़ देना. I'll make contact with you after the show. Very nice. Thank you so much, Amin. Thank you. Next call पे चलते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. Hello. वालेकुम सलाम जी. कौन साहिबा बोल रही हैं? I'm Samia calling from Slough. Okay, Samia जी हुक्म. I have some conventional mortgages and I'm looking to transfer them to an Islamic mortgage. Okay. And on doing some research, I come across the term ethical finance. Ethical finance, yeah. Could you please just explain to me, is it halal because it's ethical, or is it a completely different thing? Salman, did you understand the question? We didn't understand. Okay, so basically she's saying that she's got some mortgages, conventional mortgages, and she is looking to convert them into Islamic, but they said ethical mortgages. So just want to understand, what does ethical mortgages mean? What does the ethical finance mean? No, well, thank you very much for your question. I think so. When we talk about Islamic finance, we also mention that it's ethical finance. And the reasons why we are saying that Islamic finance is ethical finance is because Islamic finance is something that we are working in a direction that does not do anything to affect the community or the people. So for example, if we say Islamic banks are not investing in tobacco, or casinos, or arms, any organization which is dealing with arms, or anything dealing with alcohol, gambling and all these, so all these factors, we are trying to limit and not do anything which will affect the community in the larger scale. And also ethical finance, there are some other banks also. They are not Islamic banks, but they call themselves ethical banks because they're either talking about green energy or carbon renewable energy, and they're non-Islamic banks who are not investing in tobacco and things. So thing about Islamic banks, we are ethical in that sense that we will not do anything which is harmful for the society. I think so. That's the concept. And it stays within the parameters of Islam. Exactly. Okay, which is actually quite important as well. So you're more than welcome to leave your telephone number behind, and I'm sure Salman will get in touch with you and pretty much point you in the right direction, especially if you have got conventional mortgages which you want to sort of convert into Islamic mortgages. Thank you so much, Sami. I hope that answers your question. Ji. हम लोग process की बात कर रहे हैं. Exactly, we were at the underwriting stage, which is, I guess, the most important part of the process. Yeah. So. Obviously, after the underwriters have been satisfied, then they basically give you a sort of a green light to say that the case has been approved, and now they want to do a valuation, right? So now that is the time when we'll ask the applicant the bank will ask for a fee, and the surveyor will go out to look at the property physically. So this is a chartered surveyor that actually goes in. Exactly. So Salman, one clarification. So by the time you submit your application, till a survey is going to be, do we have to pay anything in between, or it's the first fee will be the survey? That is dependent on the bank. Some banks do charge the application fee before the process starts. Some of them basically only the first payment that is charged is the surveyor fee. Okay. And some of them are actually doing free survey fees as well. Yeah, exactly. That's Islamic finance, unfortunately, this is not the case. So we need to be clear that the fees has to be paid. That's for some conventional banks. Right. The other thing is also, we're talking about, you were saying about timelines also, maybe the customer should keep in mind that since their offer gets accepted and reaching the stage of the getting the green light or the approval from the underwriters, we can't give you exact times, but generally it takes about 3 weeks, right? 3 to 4 weeks, sort of an idea. When the funds will be available, right? Exactly. That's not, we're talking about the underwriters and the surveyors. Let's say where the survey is done, we're talking about 3 to 4 weeks time for Islamic finance. Okay, so the surveyor goes in, the chartered surveyor goes in, wo jaake dekhta hai property ko. Yes. There are 3 kinds of surveys as well. Definitely. You have a mortgage valuation, you have a home buyers, and then you have a structural engineer's report. Exactly. Can we hit on those 3 types of surveys as well? But we'll touch on those very, very quickly. Before we do, we're going to go to a quick call. Okay. Ji, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
हमारा टेलीकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो गया ना आपके होते हुए। I will look into it. थैंक यू। नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नसीम। मैं थोड़ा सा ना ये जो इस्लामी के मॉर्गेज की बात कर, मैं उनका नंबर ले सकती हूँ प्लीज? जी नसीम, आप बिल्कुल नंबर ले सकती हैं। आप इस तरह करें, आप अपना नंबर पीछे छोड़ दें। हेलो, आप वैसे आपके पास कोई क्वेश्चन था या आपने उनसे ही बात करनी है? नहीं वो बस इस्लामी मॉर्गेज बारे। ठीक है, आप इस तरह करें, आप अपना टेलीफोन नंबर पीछे छोड़ दें और इंशाल्लाह आपको सलमान ज़रूर फ़ोन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा हाँ, तो 3 kinds of surveys। जी वो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो। इसमें ये होता है कि जी एक द फर्स्ट टाइप ऑफ सर्वे जो होता है दैट इज़ फॉर द बैंक, जिसमें सिर्फ जो सर्वेयर जाता है वो ओवरऑल कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी देख लेगा एंड देन दे विल लुक एट द गिविंग यू द वैल्यू कि कितनी वैल्यू है, एस्टैब्लिश अ वैल्यू कि यार एक चीज़ खड़ी है थे, वैल्यूएशन और यदि वैल्यू है नहीं। और ये बैंक के लिए होता है, ठीक है जी। इट इज नॉट गिविंग यू टू मेनी डिटेल्स ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है जी। एंड द बैंक इज हैप्पी विद दिस मिनिमम लेवल ऑफ सर्वे, और ये सबसे चीपेस्ट होती है, ठीक है जी। देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट इफ इट्स स्पेशली अ न्यू बिल्ड, ठीक है जी। अगर कोई नई प्रॉपर्टी है जो ब्रांड न्यू बनी है कोई डेवलपमेंट में, तो फिर आपको पता है जी कि यू नो अभी जस्ट स्टार्ट है, तो क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है पंगा लेने की। एग्जैक्टली। तो दे पीपल, let's put it this way, that the bank will be happy with it, मगर आपको अगर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए then this is not the survey report. So the second step up is a home buyer's report है। home buyer's report में basically the surveyor gives you much more details. They'll tell you things like कि जी electrical wiring is meeting the standards, कोई डैम्प है, ठीक है जी, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है जी। एंड दे विल लुक एट कि ये आर दे इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स और वट एवर द प्रॉपर्टी की चीज़ें हैं, आर दे मीटिंग द जो आजकल की लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, डू दे मीट देम, कोई उसके अंदर और फॉल्ट्स तो नहीं है। So they'll be able to forecast any potential problems that the property has. And to some extent they even tell you कि repairs क्या required हैं, etc. अच्छा, repairs। And they basically इसमें ये होता है कि the surveyor, because they are giving you a detailed report, अगर उन्होंने आपको कोई गलत information दी तो they are then liable for it also. That is the most important thing. अच्छा, as an estate agent, you know, we always say कि the home buyers is the best type of survey, जिसके अंदर आपको सारा कुछ पता भी चल जाता है। लेकिन आई हैव नोटिस वन थिंग, ये हर चीज़ जो है ना वो ये चेक कर लो, वो चेक कर लो, ये चेक कर लो, देयर इज अ वेरी स्टैंडर्ड रिपोर्ट, as if they are also ticking the boxes। ticking the boxes। बिल्कुल जी that is ये experience में रहता है, बिल्कुल सही आपने कहा कि कभी कभार sometimes they are, but they again they have a particular chart I guess they're following, जिसमें there are tick boxes unfortunately, तो शायद follow करते हैं उसको। But to be on the safe side, they are committing the liability that whatever they've ticked the box, they are saying that it is worth doing it and it's worth looking into। Exactly। देखिए जी, फर्स्ट टाइम बायर जो होते हैं ना, जिनको ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता नहीं है, दिस इज़ अ गुड रिपोर्ट फॉर देम, बिकॉज देन दे डोंट नो कि जी बॉयलर कौन सा लगा हुआ है, कौन सी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है इसके अंदर, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वो आ जाती हैं कि अगर वो आपका बॉयलर भी बहुत पुराने स्टैंडर्ड्स का, इट नीड्स टू बी चेंज एक्सेट्रा। Salman, one question from my side. Obviously, me as a buyer have to pay for these two services. So what's the difference? देखिए वही मैं कहा ना, price wise, फर्स्ट रिपोर्ट है वो बैंक के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है। How much it costs? और वो इट्स, लेट्स पुट इट दिस वे, मैं एग्जांपल ही दे सकते हैं क्योंकि तो प्रॉपर्टी वैल्यू पे डिपेंड करता है, बट अगर फॉर एग्जांपल जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट 300 की है, तो दी होम बायर रिपोर्ट वुड बी समथिंग लाइक 900 pounds or something like that. So it's way more than can I just say, you know this answer? I know the answer। well, I don't know the, well, I know the, I have an inkling, but आप दोनों एक्सपर्ट्स बैठे हुए तो आई कांट आर्ग्यू विद दैट। देखिए अब हमारा प्रोग्राम का एंड हो गया, लेकिन हम लोग नाजरीन इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर यहाँ आएंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सलमान और अदनान का कि आप लोग कोविड के ज़माने के अंदर हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ गपशप लगाई है और हमारी ऑडियंस को आपने हेल्प आउट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर यहाँ पर इसी टाइम पे मैं अली काजी हाजिर होऊंगा एक नए गेस्ट के साथ,
जो आपकी इस्लामिक फाइनेंस और प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपकी मदद भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफ़िज़।